हेलो। थोड़ा बहुत जानते हैं दरोगा के बारे में। संभावित है कि लगभग 2000 प्लस 2200 से 2500 आपका दरोगा की वैकेंसी और लगभग 450 से 600 के बीच में एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी संभावित है। ये आने का है, जो सरकार का एक डाटा है या निकला है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें कमी वृद्धि हो सकता है। बेसिकली दरोगा जो है वह 3 टर्म में होता है। पहला होता है वो होता है पीटी, उसके बाद आपका मेन, अब मेन के बाद आपका फिजिकल होता है। मेरिट लिस्ट इस आधार पर बनता है। यहां पर यदि आप क्वालिफाइंग भी हैं और ये आपका अगर बेटर है, इसमें मार्क्स जो है वो अप है, तो आराम से आपका जो है वो लिस्ट में बन जाएगा ना। पीटी और मेंस दोनों में माइनस मार्किंग सिस्टम से पेपर को लिया जाता है। समझने के लिए कि यदि मान लीजिए 4 क्वेश्चन पूछा गया, 4 में आपने 3 जवाब सही दिया, 1 गलत दिया, तो इसका पॉइंट काट लिया जाएगा। 0.30 के आसपास लिया जाता है। 3 पर 1 लोग कहते हैं। यह माइनस मार्किंग सिस्टम के आधार पर दरोगा जो है वह पीटी भी लेता है और पीटी के साथ साथ मेंस लेता है। पीटी में आपका केवल 1 पेपर आयोजित किया जाता है, मेंस में 2 पेपर आयोजित किया जाता है। और यहां पर आपका एक रनिंग होगा, रनिंग के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंका जाता है। मोटा मोटी जो माना गया है कुछ विद्यार्थियों के आधार पर हम इस बात को बता रहे हैं कि यहां पर रनिंग ही कुछ टफ होता है। ज्यादातर बच्चे रनिंग में ही वो होते हैं। तो अगर आप हाँ डिस्क्वालीफाई कह सकते हैं, फेल उपयुक्त वो नहीं है। डिस्क्वालीफाई, फेल होना तो सुन, मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचा है तो बहुत कुछ है उसके पास। डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या उस दिन उसका नहीं हो सकता क्योंकि शरीर है। तो यहां पर आपको रनिंग 6 मिनट के आसपास समय दिया जाता है, जिसमें 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। 4.5 फीट हाइट और 4 है, अच्छा सार्जन के लिए 4.5 है, 4 और लॉन्ग है शायद 9, 10, 8, 13, 12 है। अच्छा गर्ल्स का 10 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपस में वो नहीं हुई है। इसके बाद क्या होता है, जो पीटी का हमने चर्चा किया था कि पीटी में केवल 1 पेपर लिया जाता है, जिस पेपर में अधिकांशता अभी तक जो देखा गया है 2, 4, 5 मैथ रहते हैं, बाकी 95% जो है जीएस रहता है। पहले था कि लोग कुछ पर्टिकुलर किताब को पढ़कर भी आराम से पास कर सकते थे। 1717 वाले में ऐसा था, उसके बाद वाले में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है, जो आपके लोकप्रिय पुस्तक हैं, जो लोग कहते हैं कि लूसेंट के पढ़ने से हो जाएगा, अब लूसेंट के पढ़ने से दरोगा नहीं हो सकता। अब बिहार में लगभग हर पेपर की बात करते हैं हम, उसका लेवल क्या हुआ है, उठा है, अप हुआ है। लेवल को मजबूत किया गया, या शब्द सबसे अच्छा हुआ कि लेवल ने परिवर्तन करके स्ट्रांगनेस की मात्रा को बढ़ाया, क्योंकि इतने अधिक मात्रा में लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं कि छांटने के लिए सरकार को भी थोड़ा सा, तो इसीलिए लेवल को बढ़ाया है। इस जीएस में जो बेस आता है वो आपका आता है, सभी लोगों को पता होगा, एक हिस्ट्री। इस हिस्ट्री को 3 वर्ग में बांटा जाता है, मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट, जिसमें अभी तक के एनालाइज के आधार पर सबसे ज्यादा सवाल जो है वो कहां से उठाता है, मॉडर्न से। इतिहास के, अगर इतिहास में मान लीजिए समझने के लिए कि 10 सवाल है, तो हम कह सकते हैं लगभग 50 to 60% सवाल कहां से रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। इसके बाद उठाता है मेडाइवल, और मेडाइवल के बाद उठाता है एंशिएंट। एंशिएंट का सवाल जो है वो बिहार को जोड़ कर पूछता है। जैसे मान लीजिए मौर्य काल की बात करते हैं, बिहार की देन के आधार पर पूछता है।
बौद्ध धर्म की बात करते हैं या किसी अन्य धर्म की बात करते हैं तो वो बिहार बेस लेकर उठाता है। इसीलिए पहला प्रायोरिटी मॉडर्न, मॉडर्न के बाद मेडाइवल, मेडाइवल के बाद एंशिएंट का आता है। दूसरा भाग आता है वो आता है आपका ज्योग्राफी। आजकल इसी के सवाल को थोड़ा सा लेवल जो है अप किया है। यह 2 वर्ग में बटा हुआ है। एक आपका है वो है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्यादातर सवाल यहां से उठाते हैं, यहां से कुछ सेलेक्टेड सवाल उठाते हैं। जैसे आपको यहां से जो मुख्य रूप से सवाल को उठाया जाता है वो नदी तंत्र से, पहाड़ से, पठार से, दर्रा से, मुख्य रूप से यहां से सवाल को अगर इंडियन में कहेगा तो उठाता है। इसके अलावा 1 से 2 सवाल जो है एग्रीकल्चर या कृषि कहिए या इसी को कभी कभी ना उठाकर मिट्टी से पूछ देता है। इसी को ज्योग्राफी को जब करंट से जोड़कर पूछा जाता है तो वहां पर आपको पूछा जा सकता है लौ उत्पादन में भी कौन है, कोयले उत्पादन में कौन है, जिसको खनिज संपदा के संदर्भ में। तो खनिज संपदा कभी भी ज्योग्राफी का ट्रेडिशनल ना पूछकर आधुनिकतम या करंट के शब्द को जोड़कर पूछेगा आपसे कि जैसे अगर पिछले वित्तीय वर्ष मान लीजिए कोयले के उत्पादन में झारखंड प्रथम पे था तो इस वर्ष कौन है। जैसे पहले के उत्पादन में सोना वगैरह का नाम लिया जाता था केरल कर्नाटका के साइड का, तो इस वर्ष कौन है इसके आधार पर। अगर मान लीजिए 2021-22 की पेपर है तो 2021 ईस्वी में वन रिपोर्ट लाया गया है तो यह भी ज्योग्राफी या पारिस्थितिकी इकोसिस्टम से ये रिपोर्ट से एक सवाल रहता है। ज्योग्राफी का जो करंट पार्ट उठाता है हम अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर हमारे देश में वन रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जैसे 19-21 यह वन रिपोर्ट सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1987 में और इस बार 19वीं हुई है। इसरो के रिसोर्ट जो है उसके सहयोग से जारी किया गया है। तो एक सवाल यहां पर उठेगा, वो दोनों संदर्भ में आपका उठेगा, इंडियन के भी संदर्भ में और बिहार के भी संदर्भ में, दोनों तरफ से रिपोर्ट को उठाता है। इसके बाद ज्योग्राफी का जो करंट मुद्दे को लेकर अगर हाल फिलहाल में कहीं पर किसी नए चीजों का उत्खनन हुआ है, जैसे समझने के लिए कि ऐसा अभी तक कहा गया है कि भारत के बिहार के जमुई में लगभग 40% सोना जो है भारत का प्राप्त हुआ है। आपको पता होगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो ये चीज का भी काफी चर्चा हुआ है। अब इसका भी टर्म किससे होता है, ज्योग्राफी से, तो वहां पूछेगा। अभी पिछले बार जो सत्र हुई है सरकार की, उस सत्र में आप सुने होंगे कि सासाराम वगैरह के साइट में, रोहतास में सरकार ने क्या किया है कि पोटास वगैरह के उत्पादन को लेकर या पोटास वगैरह को लेकर उत्खनन के लिए केंद्र सरकार ने अपना लिस्ट जारी किया है या कह सकते हैं कंपनी को सौंपा है कि अब आप वहां पर उत्खनन कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहां पर कुछ विशेष डीप नहीं जाता है, कुछ क्रम यही होगा। जैसे यहां नदी पूछेगा, यहां पर नदी उद्गम स्थल भी पूछ सकता है आपसे, या छांटने के लिए दे सकता है कि कौन सा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है, कौन सा नदी जो है वो आपके अरब साइड में या खंबात की खाड़ी में, इसका उद्गम पूछ सकता है आपसे कि बिंध्य और सतपुरा के बीचों बीच कौन सा निकलता है। लेकिन यहां पर वर्ल्ड में जो है, यहां से ना तो आपको कहां से निकलती है वो पूछेगा और ना ही आपको ये कतई पूछेगा कि ये किस में जाकर मिलती है। यहां से सवाल पूछ सकता है विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, नील। विश्व के चौड़ाई के आधार पर अमेजन। पंछी के पाद के आधार पर बनाने वाला नदी कौन सा है, और राजधानियों का नदी डेन्यूब किसको कहा जाता है। इस तरह के सवाल यहां से पूछेंगे। यहां पर कतई इसका उद्गम स्थल और कहां मिलता है ये नहीं पूछेगा। यहां के पहाड़ जो पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो 3 तरीके से सवाल उठा सकता है।
एक आपको पहाड़ का नाम देगा और पूछेगा यह किस महादेश में, देश का महादेश की मात्रा वहां पूछी जाती है, किस महादेश में है। यहाँ के पहाड़ के चंद कुछ पहाड़ों का ही सीमित है, जैसे एंडीज का नाम लेते हैं या आपका एटलस का, उसका ऊंची शिखर कुछ ही है, वहां से पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के पहाड़ से जो पूछा जाता है वो सवाल आपसे वर्ल्ड पहाड़ के आधार पर तीसरा सवाल के रूप में पूछेगा। वो पूछ सकता है कि यह किस काल से है, जैसे नवीन युगीन है, वलित पर्वत के श्रेणी में है, या और समाप्ति के कगार पे, वो कभी कभी उदाहरण दे देगा। या नहीं तो दे सकता है हिमालय के तुल्य विश्व का कौन सा पत्थर है, या हिमालय के काल में जिस पत्थर की उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ वर्ल्ड में, और किस पहाड़ का हुआ है। यहां 18 से कम सवाल पूछता है, बहुत कम के संदर्भ में पूछा जाता है। उसी को खनिज संपदा से जोड़कर वर्ल्ड ज्योग्राफी में सवाल पूछ सकता है। जैसे हमने भारत में खनिज संपदा में कोयले का नाम लिया, लौह अयस्क का, वैसे आपको यहां पर ले सकता है कोयले का या लौह अयस्क या अन्य चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक वर्ल्ड में कौन कौन देश है। यहां पर दो तरीके से सवाल पूछता है, एक सवाल आपको उत्पादक के संदर्भ में पूछेगा, दूसरा सवाल भंडारण के संदर्भ में पूछ सकता है। उत्पादन में कौन है, जैसे प्राकृतिक गैस में पूछ सकता है कि उत्पादन में कौन है और भंडारण में कौन है। तो यहां पर ये दो तरीके से ज्योग्राफी का सवाल जो है वो बनेगा, वर्ल्ड और इंडियन के संदर्भ में। जब आप क्लास को कंटिन्यू होगा ही तो उस समय जो भी जिस चीज के फैकल्टी आएंगे आपको और ब्रीफ बताएंगे। जलधारा से सवाल रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आपको जलधारा से पूछेगा, एक आपको ये पूछता है घास का मैदान वगैरह। जलधारा में यहाँ पर नॉर्मली पूछता है कौन गर्म जलधारा है और कौन ठंडी जलधारा। यहाँ ये कतई नहीं पूछता किस महासागर में जाती है, कैसे मुड़ता है, कैसे। उसका एकदम गर्म और ठंडा का, गर्म का है क्यों आए बाग में फूल। अब जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, हम थोड़ा सा अपने चर्चा ले लिया इसीलिए बता देते हैं। ये सारा है गर्म जलधारा, अपने छांट सकते हैं, गर्म जलधारा मिल जाएगा तो ठंडा हट जाएगा। क्यों सीओ अलास्का, एल नीनो, ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा। इतना ही तो पूछता है गर्म जलधारा, इतना पता है, ठंडा छांट सकते हैं आप। वो तो मान लीजिए जिसको नक्शा ही ना पता हो, तो वही हम कहे लास्ट में कि जो जो पढ़ाएंगे वो आपको और ब्रीफ बताएंगे। अगला है आपका पॉलिटी। पॉलिटी लगभग हर आदमी का मजबूत होता है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट है। हम ऐसा मानते हैं कि बिहार और यूपी वाले का तो नस नस में राजनीति बसा है। अगर कोई मुद्दा राजनीति पर उठ जाए तो कब सुबह से शाम हो जाए पता भी, हाँ, भले उसका कोई निश्चित निर्णय मिले या ना मिले। ठीक, खासकर ट्रेन में चाय के दुकान, हाँ बिल्कुल सही। तो वो तो है, यहाँ के चीजों में कहा जाता है कि नस नस में ये चीज बसे हुए हैं। तो यहां से जो बेसिकली आपका पॉइंट बनता है या सवाल वगैरह बनता है, वो आपको अधिकांश तो आर्टिकल बनता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे, गेन करते होंगे, तो यदि पॉलिटी के अंतर्गत 10 सवाल को या 10 क्वेश्चन को पूछा जाता है तो लगभग 50% सवाल जो है वह आप कह सकते हैं कैबिनेट
कैबिनेट मिशन से लेकर आर्टिकल 51 को तक ही पूछा जाता है। या इसको और विस्तार करिएगा तब भाग 1 से लेकर 4 तक पर यदि नियंत्रण है तो 10 में से 6 सवाल बन जाएगा। ये गारंटी है, आप चेक कर लीजिए किसी भी प्रीवियस ईयर को। आप अगर एनालाइज कीजिएगा तो अधिकांश जगह आपको मिलेगा। हम उसमें भी छांट देते कहां क्या बनता है। जब सवाल को इस आर्टिकल 1 से 51 तक टफ करना होगा तो सवाल उठाता है 32, आर्टिकल 32। ठीक, जब, हाँ बिल्कुल, जब इसको करंट से जोड़कर पूछा जाएगा, पुराना देखिएगा तो आर्टिकल 21 या 39, जो भी है। ठीक, अगर इसको जैसे अभी कुछ दिन पहले आप बीपीएससी भी देखे होंगे तो करंट जोड़ता है, तो अभी देखे होंगे नागरिक संशोधन विधेयक पूछा गया था 1956 में, जो परिवर्तन करके 19 में लाया गया था, सिविल कोड वाली बात जो सीएजी का चर्चा था काफी। अगर हम इसके भाग 1 में कहते हैं तो भाग 1 का जो आर्टिकल 1 से 5 तक की बात है तो सबसे ज्यादा सवाल आर्टिकल 1 पूछता है। हमेशा पूछेगा कहां पर कहा गया कि भारत राज्यों का। इससे अगला में आ जाएगा नागरिकता में। जब आप आइएगा तो नागरिकता में आपका सवाल जो है वो पूछता है अधिकांशतः 11, 2 और 3, 1, 2, 3 और 11, 12 के अंतर्गत, आर्टिकल 1 से 12 के अंतर्गत इस 4 के अलावा नहीं पूछता है सवाल। आर्टिकल 12 से 35 जाइएगा तो आपको 14 से लेकर 19 तक लगातार पूछता है, उसके बाद 23, उसके बाद 24, 25, 29, इतना ही घुमा फिरा कर पूछता है। 51 पर चले जाइएगा, 36 से 51 में, तो वहां भी कुछ सीमितता है, 36, 50, 48, 39, यही मिला जुला कर पूछता है। फिर जो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे वो विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसके बाद जब यहां से बढ़िएगा, जब यहां से मान लीजिए 10 में से 5 से 6 सवाल यहां आता है तो 1 से 2 सवाल संविधान संशोधन से आता है। वहां भी संविधान संशोधन मोटा मोटी निश्चितता है, या तो करंट कोई हुआ होगा उससे उठाएगा, या नहीं तब 42, 44, 52, 61, 73, 74, 92 करंट। अधिकांशतः ये होता है। किसी किसी पेपर में परिवर्तित हो जाए तो वो नहीं कर सकते। जो एवरेज हम आप निकालते हैं किस पर, जो लगातार पूछा, तो वो यही क्रम रहता है। यहां भी 10 से 12 ही संविधान संशोधन जो घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आते आते सब आपको बता रहे हैं। जब हमारा आपका क्या है, मेल मिलाप ही है, तो पहले तो एक दूसरे को जानेंगे तब ना, नहीं तो डायरेक्ट आए और पढ़ाना शुरू कर दिए तो आप अपने धुन में और हम अपने। जो सच्चाई है, जब तक एक दूसरे को जानते नहीं तो खुलकर बात होती है, नहीं होती है। इंट्रो इसी का अर्थ है। इसके बाद जो सवाल उठता है वो सवाल राष्ट्रपति से उठता है, जिसमें यहां भी आर्टिकल की निश्चितता है। आर्टिकल 52 से लोग कहते हैं 61, 62 तक है राष्ट्रपति। मुख्य रूप से आपका 61 तक ही पूछा जाता है। कभी पूछ देगा योग्यता कहां पर है, कभी आपसे इसका महाभियोग पूछ देगा। अब आप कह रहे हैं हमारा नहीं है सब्जेक्ट, पर हम आपको बताते हैं। एक यहां भी है, पकानी कोका दुयो, हो गया राष्ट्रपति समाप्त। आप आर्टिकल लिखते चले जाइएगा, अगर लिखना होगा तो प से पद 52, कार्य काल 53 हो जाएगा, निर्वाचन नियुक्ति कोटा यहां हो जाएगा, नियुक्ति सही है। आप
निर्वाचन कोटा ये कार्यकाल नहीं होगा, ये होगा कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान, यहां हो जाएगा कार्य दोबारा नियुक्ति योग्यता दशा शपथ महाभियोग, यही है राष्ट्रपति से ज्यादा कुछ नहीं। 72 में ठीक। इतने आर्टिकल के अलावा यहां से जो पूछेगा 72, 123, 143, 352, 356, 360, सॉरी 360 हो गया राष्ट्रपति, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सब सही है, कहीं पर आपको टेंशन नहीं है, वो होता है प्रस्तुत करने वाली बात। ठीक, ये इससे ज्यादा राष्ट्रपति में, हाँ उपराष्ट्रपति से एक ही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता, वैसे बनता है ये 2 सवाल। उपराष्ट्रपति से जो सवाल बनता है वो अक्सर आपसे एक ही पूछेगा, उपराष्ट्रपति को वेतन या तनख्वाह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता, राज्यसभा के बस ये याद रखना है, और कुछ यहां से नहीं पूछता है। जब इसको कठिन करना होगा तो कोई भी सदन का सदस्य यदि 60 दिन तक लगातार मौजूद नहीं है तो उसको हटाने का अधिकार, और बाकी उपराष्ट्रपति से कुछ नहीं पूछता है। वो विविध जाता है, वो उपराष्ट्रपति पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं, वो विविध जाएगा। वो तब जाएगा जैसे इस वर्ष परिवर्तित हुआ है तो आपसे पूछ सकता है, वो रेगुलर क्वेश्चन में नहीं आता है। अल्पसंख्यक या कह सकते हैं आदिवासी के रूप में क्वेश्चन, हाँ हो गई। आज जब उपराष्ट्रपति से कठिन करना होता है तो संसद जोड़कर आपको पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं। हो गया उपराष्ट्रपति खत्म। ठीक, हाँ उपराष्ट्रपति में केवल संसद के सभी सदस्य अर्थात मनोनीत भी प्लस निर्वाचित दोनों होते हैं इसमें। ठीक, चले आगे बढ़िएगा, और नहीं तो आप पॉइंट बोलिए किसी भी सब्जेक्ट का, हम बता देते हैं सवाल क्या बनता है। वो ऑफिस में बता दिया जाएगा। हम तो बस आपको समझा रहे हैं क्या सिलेबस है, जो सब्जेक्ट पढ़ाना होगा वो हम आके आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, घबराइए मत। ठीक, कौन बता दिया कि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं? हाँ, अगर हिस्ट्री पढ़ाते तो आपको ज्योग्राफी ऐसे बताते हैं तो फिर पॉलिटी। हमने आपसे एक ही शब्द कहा, आपको जिस सब्जेक्ट में इच्छा हो 2-3 केवल पॉइंट बोलिए, हम बताते हैं वहां से क्या सवाल है, क्या सवाल बनता है और क्या उठता है। जैसे कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी बोलिए ना आप, कोई सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं। मॉडर्न में टॉपिक बोलिए। कांग्रेस 1857, धार्मिक सुधार, कुछ भी बोलिए। 1857
मतलब आपको अभी बस ये बताएंगे, यहां से ये सवाल उठता है, जब पढ़ाना होगा वो पढ़ाने की बात है, वही हम बता रहे हैं। आपने इसको लिया ना, हम इससे और शॉर्ट ले चलते हैं। मान लीजिए अभी हमने आपको कहा, अभी आते हैं तब इसको समझा देते हैं, कि हमने अभी आपको कहा था ना कि उपराष्ट्रपति पढ़ाने के लिए आपको एक क्लास लगेगा, 3 सवाल के अलावा चौथा सवाल ढूंढ के ला दीजिए तो हमको, कहीं भी कोई भी प्रीवियस ईयर आपको पास हो। हमने राष्ट्रपति में जितना बोला है आपको, आप ढूंढ कर ले आइए। तो अब 1% 100% की कोई गारंटी, लेकिन हम 90% कहते हैं, इसलिए 100% की गारंटी हम न देते हैं न कहते हैं। अब लाइव वाली बात है, भगवान राम भी जब पृथ्वी पर आए थे तो वो भी 100% नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए भगवान है। श्रीलंका के लोग भगवान मानेगा? भगवान का मतलब क्या? सबके लिए चलना ना। तो वो तो अहित किए नहीं यहां आकर, अगर हमारी रक्षा की तो किसी की हत्या भी तो किए। भगवान कृष्ण है, वो भी यहां पर 100%, भगवान बुद्ध भी यहां पर 100%। तो हम आप तो इंसान है भैया, लेकिन हम आपको 70% प्लस की बात करते हैं। आप कहीं ढूंढ लीजिए, अगर उससे ज्यादा सवाल दिखे तो हमको बताइए। ठीक, हम टॉपिक वाइज बताते हैं, थोड़ा सा और इसको बताकर आपको जो कहिएगा हम वो समझाते हैं। तो पॉलिटी में उसके बाद आपका जो सिलेबस होता है, 3 ही वर्ग में तो पॉलिटी को पढ़ा जाता है, संघ, राज्य, न्यायालय, यही तीनों पर तो पॉलिटी है। संघ कहा तो इसी का कार्यपालिका और विधायिका, राष्ट्रपति, उसके बाद संसद, इसके बाद कुछ संघीय समिति वगैरह आता है, उसको आप इसी में जोड़ सकते हैं, जैसे महान्यायवादी, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, वो सारा किस में आ जाएगा? संघ में। और राज्य में वही चीज है, कार्यपालिका हो गया उपराज्यपाल, उसके बाद विधान परिषद, विधान मंडल कहिए, वो आ जाएगा। किस कुछ राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद है, कुछ राज्यों में केवल विधानसभा है। और न्याय व्यवस्था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यही 3 चीज है क्या? पॉलिटी। अब आते हैं, वो आपका है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र से इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। जिसको ये चीज डर लगता है, समझिए वो जिंदगी ही नहीं जिया है। इसमें क्या डर लगता है बताइए? इसका आंसर जो है ना, इसके क्वेश्चन में छिपा रहता है। कोई ऐसा टॉपिक बताइए इसका, चलिए आप। कौन का हमको बताइए टॉपिक आपके पास हो? जीडीपी, चलिए जीडीपी, और बोलिए। हम तीनों आदमी से बोल रहे हैं, केवल इन्हीं से नहीं बोल रहे हैं, आप लोग से भी बोल रहे हैं। बताइए इसका कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि बड़ा टफ है, हम वही चीज 2 मिनट में समझा देते हैं। ये नहीं पता है? चलिए, ये जो शब्द है ना, हम इसी शब्द से ही लेते हैं। इस शब्द से पूरा किसी का भी ग्रुप डी से लेकर आप बीपीएससी ढूंढिए, इस शब्द से 3 ही सवाल बनता है। किसी का क्वेश्चन जाकर ढूंढ लीजिए। पहला सवाल बनता है, अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? अगर केवल नॉर्मली पूछे अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो वहां पर होगा चाणक्य, या इन्हीं का नाम था विष्णु या कौटिल्य, आप जानते हैं। जब इसमें शब्द जुट जाए आधुनिक, तो एडम, और तीसरा यह शब्द ग्रीक या यूनान से लिया गया शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गृह प्रबंधन।
इसके अलावा इस शब्द से अर्थशास्त्र का कोई सवाल, एडम स्मिथ से 3 सवाल। पहला सवाल आप जान गए। दूसरा, इसके पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है और इन्होंने उसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर संबोधित किया था। हो गया, खत्म। अब आते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात करते हैं। आपकी नजर में ये क्या है? काफी कठिन चीज। छोड़ दीजिए जीडीपी को। यहां से सवाल पूछता है, या कर, टैक्स किसको कहते हैं, हमको ये बताइए। पहले तो हमको कर बताइए ना। हमने पूछा आप अपने बारे में बताइए, तो पहले अपना नाम बताइएगा, तब ना अपना बैकग्राउंड बताइएगा। हम कर किसको कहते हैं? हमको पता ही नहीं है। हमको तो पहले कर समझेंगे। हमको रूम के अंदर क्या थोड़ी पता है, पहले तो गेट खोलने का। हम कर किसको कहते हैं ये बताइए हमको। टैक्स। किसी वस्तु को कहीं भी ले जाते हैं और उसको किसी अदर स्टेट में ले जाते हैं, तो उस स्टेट के प्रवेश द्वार पर जो किराया या कुछ दिया जाता है उसको टैक्स। आपने देश में नहीं, मतलब अपने राज्य में नहीं देना होता है, तो उसको तो फिर हम सीमा शुल्क कह देते हैं। वो टैक्स हुआ, हम एक्सेप्ट। हम पहले करें टैक्स। आप कौन है? आपने कहा, हम मान लीजिए समझने के लिए कि हम पटना के हैं, हमारा घर ये है, हमारा वो है, फादर ये है। आप कौन है? अपना पहचान बताइएगा ना पहले। तो उसी तरह इसका पहचान बताइए, नहीं ये क्या है। किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार किसी भी प्रकार का सुविधा या वस्तु देने की गारंटी नहीं देता है। किसी भी देश की सरकार के द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान है। आपकी सरकार ने लगा दिया और आपकी इच्छा नहीं हुई तो आपको देना, लगाया गया एक अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में सरकार किसी भी प्रकार की वस्तु सेवा देने की कोई गारंटी नहीं देता है। उसको क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। अब समझे हम जो पूछ रहे थे आपसे। अब आप कह सकते हैं कि कर 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और डायरेक्ट कर किसको कहते हैं? छोड़िए, हमको पता है, आपको पता है, लेकिन आपने इसको हम बताते हैं। देखिए कितना नॉर्मली समझिए। ये 3 है, ए बी और, ठीक, तीनों कॉमन फ्रेंड है, तीनों, ठीक। ये ए, ये एक दिन अचानक क्या हो गया, ए और सी में झंझट हो गया। ए और सी में, तब वहां पर क्या होता है, इसका भी संवाद वाहक ये, इसका भी संवाद वाहक होता है कि नहीं होता है। अब इसमें ये फायदा उठाता है कि नहीं उठाता है। एक दिन ये दौरा दौरा आया ए के पास, बी दौरा दौरा आया ए के पास, ये ए के पास दौरा दौरा आया, इसको बोला ना सी ऐसा ऐसा कह रहा था। सी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो वो बोल रहा था। अब एक मानव प्रक्रिया के आधार पर हम आप यदि मान लीजिए ए हैं, तो हम आप उससे तुरंत पूछते हैं कि नहीं, अरे जब वो बोल रहा था तुम था कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? ये पूछते हैं कि नहीं? नहीं तो इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं, जब वो बोल रहा था तुम्हारे सामने में बोल रहा था क्या, कि तुमको कोई बताया? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हाँ या ना बोलिए ना, पूछते हैं ना। पहला सवाल कि जब वो ऐसा बोल रहा था तुम वहां थे कि? दूसरा, या ऐसे बोला था? तो यदि वो कहता है हां हम थे, या ये वो कह सकता है हम नहीं थे। यही तो कह सकता है कि या तो हम थे जब वो बोल रहा था, या हम नहीं थे, हमको भी किसी ने
जो सामने हो गया वो डायरेक्ट, जो परोक्ष हो गया वो डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष मतलब वह कर जो जिसके ऊपर लगाया जाए, मतलब वो मौजूद है तब बोला। तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स जो जिसके ऊपर लगाया जाए और उसका भुगतान वही व्यक्ति या वही संस्था करे तो इनडायरेक्ट। लगे किसी पर और भुगतान, मतलब कहा कोई और उसको भेजा किसी और के माध्यम से, था ना कहानी। तो इनडायरेक्ट लगे किसी और पर और भुगतान करे कोई, जैसे जैसे आयकर, इनकम टैक्स है ना। अब आय हमारी है, सरकार ने हमारे ऊपर लगाया, आप टैक्स भरिएगा। तो कर से पूछ लीजिए भैया लगे किसके ऊपर हो, तो व्यक्ति के ऊपर। भुगतान वही व्यक्ति किया या कोई और, वही किया तो डायरेक्ट डीटी। अब जैसे सेवा कर, अब सेवा हम दे रहे हैं लेकिन पैसा कोई, मान लीजिए होटल में हम गए खाना खाने, तो सेवा होटल दे रहा था, खाना हम खाए और हम पर जोर दिया, लगा किस पर, होटल पर, भुगतान किए तो हो गया खत्म। अब आप जो याद करते हैं कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, याद करने की जरूरत ही, अगर 4 ऑप्शन है उससे पूछिए भैया लगे किस पे हो और भुगतान कौन, अगर वही कर रहा है तो छांट लीजिए डायरेक्ट में, नहीं कर रहा है तो इतना तो कर सकते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए 2 मिनट और आ गए हैं क्या सर। शादी विवाह में कार्ड 2 प्रकार का आता है। एक देखिएगा लिखा होगा, मान लीजिए XYZ ये नाम है बस, और दूसरा लिखा होगा XYZ मतलब नाम है, दूसरा लिखा होगा XYZ समस्त परिवार। ये होता है कि नहीं होता है। एक में होगा व्यक्तिगत बेस होता है कि कार्ड यदि आपको मिला है तो केवल आप जा, और दूसरा में क्या होता है 100 परिवार, मतलब उस परिवार में जो भी हो। अब आइए मान लीजिए वो दिन आज है, अब आज का दिन वो यदि है और आज सुबह सुबह क्या हुआ, कोई रिलेशनदार, मेरा भाई चाचा चाची कोई आ गए और कार्ड आपके पास ये वाला है समस्त, उसको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे ना। लेकिन अगर व्यक्तिगत है तो जो समस्त परिवार है वही है जीडीपी। हम कहानी नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हाँ वही तो समझा रहे हैं। जब समस्त परिवार की बात है तो हम जो मौजूद हैं ही, उस समय कोई आ गया तो उसको भी, चाहे वो 1 आदमी हो चाहे 4 आदमी हो, क्योंकि वो तो वहां लिखा नहीं ना कि आप 4 आदमी आ सकते हैं। जैसे ही है ये भुला गए तो अब तो ये लिख दिया है ना केवल, उसके अलावा दूसरा जा। लेकिन जैसे ही वो कर दिया ऑल फैमिली, मतलब अब हमारे परिवार में 1 व्यक्ति है तो भी अब 50 व्यक्ति है। जैसे ही समस्तता की बात हो गई तो क्या आ गया, अब इसको फुल फॉर्म ले लीजिए। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू, घरेलू कहते हैं ना, वो हमारे घर का सदस्य है, कहते हैं ना। तब आइए जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी कहता है घर, घर मतलब सीमा, हम इस घर में रह रहे हैं तो हमारी जो इस घर की दायरा होगा उसी में रहेंगे, बाहर तो वही घर है। अब इस घर में हम भी रह रहे हैं तो हम भी हैं, आप भी रह रहे हैं तो जीडीपी कहता है किसी भी देश के भौगोलिक सीमा, ये मान लीजिए किसी देश का क्या है, घर है, कह सकते हैं उस देश का, सीमा के अंदर रह रहा कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति से यहां संबंध है देश का भी नागरिक और वैसे विदेशी नागरिक जो कहां रह रहा हो, रह रहा है कि नहीं रह रहा है, क्योंकि यहां रहेगा तो खाएगा पिएगा ना। तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहा कोई भी व्यक्ति, उसके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु, न कि वस्तु, क्या वस्तु और अंतिम वस्तु में बहुत अंतर है। वस्तु गेहूं,
वस्तु गेहूं। अब गेहूं से हम दलिया भी बना सकते हैं, गेहूं से मैदा भी बना सकते हैं, गेहूं से आटा भी बना सकते हैं, गेहूं से और भी चीज, वो वस्तु है। अंतिम वस्तु ये, इससे कोई पेन ही नहीं, कोई भी ऐसा वस्तु जिसका केवल हम उपयोग और उपभोग कर सकते हैं, उससे नया वस्तु बना। अब इसको अगर हम नया वस्तु बनाएंगे तो इसको गलाना होगा, तो ये वस्तु बचा ही नहीं ना, गला दिए तो। इसको अगर नया वस्तु बनाना तो इसको गलाना पड़ेगा। जब तक इसको परिवर्तित नहीं करेंगे तो इसका केवल हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो अंतिम वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका केवल उपयोग या क्या होता हो, उपभोग होता हो, उसको हम क्या कहेंगे। तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहा कोई भी व्यक्ति के द्वारा एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 उत्पादित वस्तु को जीडीपी कहते हैं। हो तो गया। चलिए एक चीज और बता देते हैं आप एक जीएनपी, वही एक व्यक्ति जीएनपी, ग्रॉस नेशनल मतलब इसमें केवल और केवल किसको लेंगे, भारतीय को लेंगे। तो भारतीय, इससे बड़ा या सबसे बड़ा कौन है, जीडीपी है। अब इसमें भारतीय भी है और भारतीय के साथ साथ, तो इसमें से किसको निकाल देंगे, विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा हो। कहिएगा इसको क्यों निकाला जाता है, जैसे समझने के लिए कि हमारा जीडीपी 500 करोड़ का था, इतना कम नहीं है लेकिन समझने के लिए। तो अगर कोई विदेशी एक्स नाम का है और उसका तनख्वाह 5 लाख रुपया है, तो उस 5 लाख का जो यहां उपयोग करेगा वही नहीं यहां वो करेगा। मान लीजिए 3 लाख रुपया वो खर्च किया, तब बचा हुआ 2 लाख का हमारे देश में कोई उपयोग है, वो कहां चला जाएगा, जिस देश का वो नागरिक है। तो हमारे देश में जो उपयोग है केवल उसी को ना रखेंगे, तो वो तो हम रख लिए थे किसमें, जीडीपी में। अब प्लस में वैसे भारतीय जो कहां रह रहे हैं, वो भी तो अपना पैसा भेजेगा ना जो बचा हुआ है रेस्ट। तो प्लस भारतीय नागरिक जो हो गया। अब नेशनल आ गया इसमें, इसी को आपके किताब में कहीं लिख देगा जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई, इसी को एम या एन। तो आप ए से जेड तक कुछ भी दर्शाइए, बस उसके सामने देखा कीजिएगा, माइनस होगा तो विदेशी नागरिक, प्लस होगा तो, हाँ बोलिए, वो आता है जीएनएनपी नहीं, एनएनपी आता है। हाँ, एक आता है एनडीपी, एनडीपी आता है जीडीपी से निकलता है, और एनपी देखिए इसको, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद का यहां तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए यहां अकेले रहते हैं कि फैमिली के साथ रहते हैं, अकेले। आप तो मान लीजिए आप अकेले रहते हैं, आपके पापा या जो भी जिन पर आप निर्भर हैं पेरेंट्स, मान लीजिए मंथ का आपको 5,000 रुपया भेजे, ठीक। आप एक सही बच्चे होने के खातिर आपने क्या किया, जैसे ही मंथ समाप्त हुआ आपका जो खर्च था उसका लिस्ट भेज दिए गार्जियन को। यहां 2 ही चीज हो सकता है, या तो आप इसमें से कुछ बचाएंगे या इससे कुछ अधिक खर्च, यही 2 चीज हो सकता है। अब समझने के लिए कि आपने जो लिस्ट भेजा था उसमें कुल खर्च 4500 रुपए का था, कुल खर्च। जो बच गया वो कितना था, ये आपका शुद्ध इनकम है कि नहीं है, क्योंकि आपने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जितना भी खर्च था वो सारा शामिल कर दिए ना।
तो सारा शामिल कर दिए तो बचा कितना? तो ये आपका शुद्धता है ना। अब इसमें कोई खर्च शामिल तो कि है? कोई खर्च नहीं है। अब आइए, जब इस चीज को समझ लिए आप तो आराम से एनडीपी को समझ सकते हैं। जीडीपी जो हमने कहा था, याद कीजिए, तो इसमें हमने आपसे कहा था कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कोई वस्तु। अब आइए, कभी सेकेंड हैंड गाड़ी वगैरह खरीदे होंगे, बेचे होंगे, तो देखिएगा, या जाते हैं खरीदने तो क्या पूछते हैं, ये गाड़ी कब का है, या ये पूछते हैं गाड़ी कितना चला हुआ है? पहला क्वेश्चन होता है गाड़ी कितना चला हुआ है, तब पूछते हैं गाड़ी कब का है। जैसे नहीं, ऐसे तो ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक गाड़ी मेरे पास ऐसा है जो 2019 का है, अब 5-7 हजार किलोमीटर चला है। दूसरा गाड़ी हमारे पास 2021 का है जो 20,000 किलोमीटर चला है। किसका वैल्यू अधिक होगा? क्यों? किलोमीटर मतलब उसके चलने से जो उसमें घिसावट है वो क्या है? इतना समझ गए? अब इसका निर्माण कोई कंपनी करेगा तो कंपनी 1 अप्रैल से चलकर 31 मार्च तक करेगा ना। और उतना दिन अगर ये उपयोग हुआ तो जो भी उसका मशीन है उसमें घिसावट आया होगा कि नहीं आया होगा? जिसको कहा जाता है मूल्य ह्रास। इंग्लिश में कहते हैं डिप्रिसिएशन। तब मूल्य ह्रास किसका? फैक्ट्री में लगे हुए यंत्र का। वही ना होगा। अगर मान लीजिए इसका निर्माण करने वाला कोई फैक्ट्री होगी तो उसकी निश्चितता होगी ना कि वो 1 साल में 10,000 उत्पादन करे कि 20,000 उत्पादन करे, निश्चितता होगा ना। उसी आधार पर उसका, नहीं ऐसे तो एकदम नॉर्मली समझिए, अगर घर में प्रिंटर वगैरह होगा तो जब आप इंक डालते होंगे या खरीदने जाते होंगे तो आपको कहता होगा ना कि एक इंक के बोतल में आप 1,000 पेज निकाल सकते हैं, 500 पेज निकाल सकते हैं, 10,000 पेज। ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? अर्थात जब तक मान लीजिए कि 1,000 पेज का, तो 500 पेज हम निकाल लिए तो हम क्या कहेंगे? उसका लाइफ अभी 500 पेज का बचा है, कहते हैं ना। तो वैसे ही अगर फैक्ट्री में कोई मशीन लगा हुआ है तो उस मशीन का भी निर्माण करने की एक क्षमता निश्चित होगी। तो वो जो धीरे धीरे उत्पादन करता है तो उसकी जो क्षमता, उसमें गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? उसी गिरावट को कहा जाता है, उसके किस चीज में गिरावट आया? मूल्य में। नहीं समझ में आया? छोड़िए। तो उसके मूल्य में जब गिरावट आया तो इस जीडीपी में ये निर्माण किया हुआ वस्तु शामिल था कि नहीं है? शामिल है। अर्थात ये खर्च भी शामिल है। खर्च शामिल है। तो जब तक इस खर्च को नहीं निकालेंगे शुद्धता आएगी नहीं ना आएगी। तो हम क्या करेंगे? जीडीपी माइनस, अब शुद्धता आ गया कि नहीं, तो बराबर वैसे ही है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास बराबर एन। अब जो पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, सब जैसे पढ़ाएं देखा जाएगा। जीएनपी तो अभी बताए थे, जीडीपी माइनस विदेशी नागरिक, और वो बताए थे। जीएनपी आपको अभी नहीं बताए थे। एनडीपी में क्या होगा? अब जीएनपी में केवल भारतीय लिए थे, तो यहां भारत के लिए उत्पादन क्या होगा? तो ये वस्तु में है ना मूल्य ह्रास शामिल, तो उसको निकालेंगे तब ना शुद्ध आएगा। अब इसी को घुमा फिरा कर आपसे पूछेगा जीएनपी दे दे, एनएनपी दे दे, मूल्य ह्रास निकालना है, निकाल सकते हैं। मूल्य ह्रास दे दे, एनएनपी दे दे, ये निकाल सकते हैं। और कुछ, और कोई चीज बताएं। ऐसा नहीं ना कि बैठे हुए हैं, देख लीजिए। तो आया समझ में? आप कहते हैं इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, हमको तो लगता ही नहीं है। इसके बाद मोटा मोटी 20 से 25 सवाल, 15 से 20 सवाल आपका आता है साइंस का। ठीक, उसमें आपका बायोलॉजी का ज्यादा वेटेज रहता है, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहता है। सबसे बताते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो है आजकल का रिजल्ट दिलाता है करंट अफेयर्स। सौ में 10 हो गया तो 1/10% हो गया। कम कहाँ है? कम कहाँ है? 1/10 हिस्सा लिए हुए।
सबका ओर छोर है, आप सही दिशा में नहीं पढ़ते हैं। हाँ, हम कहते हैं, आप क्या करते हैं, एसपीडी पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं ना एसपीडी, पढ़ते हैं ना। हाँ, अच्छा, क्या एक मिनट धीरे धीरे ना, एक बार में तो कोई चीज। तो आप जो एसपीडी पढ़ते हैं, पिछले साल मान लीजिए पढ़े हैं, तो पहला बात, अब लाइव है नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, आपके पास इतना अधिक पैसा कैसे है कि हर महीना 4 पेज जुटता है और 60-80 रुपये आप देते हैं। हर महीना 4 ही 5 पेज ना उसमें जुटता होगा, एक महीना में 4-5 पेज से ज्यादा का घटना घटेगी। हर बार आप नया खरीदते हैं ना, सोचिए। इसीलिए हमको लगता है कि स्टूडेंट के पास ज्यादा पैसा, बच्चा का तो पैसा ही नहीं है। कैसे, क्यों खरीदना पड़ेगा? हमारे अनुसार कम पढ़िए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक। आपका जो एसपीडी दिया है या कोई अदर किताब जो भी कुछ दिया है, जितना वो दिया है उतना आपके दिमाग में रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है, किसी के बस की बात। फिर भी आप लोग लगे पड़े हैं। कई लोग तो लगता है लगातार 10 दिन पढ़ते हैं कि सर हो जाएगा। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा और सरल तरीका है, ये दिमाग में कतई मत डाला कीजिए कि हमको ये चीज याद करना है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको डर है कि हमको टीचर को सुनाना है, भले शाम तक भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रटने का मतलब तो यही ना होता है कि किसी तरह उसको, जैसे आप लोग का अभी प्रचलन है कि ग्रुप चलाते हैं, उस समय आप सुना दीजिएगा, 4 दिन बाद वही चीज पूछे तो। क्योंकि आपका केवल लक्ष्य वहां क्या रहता है ना, कि हमको अभी सुनाना है। आपका ये कतई लक्ष्य नहीं रहा है कि हमको लॉन्ग टर्म इसको दिमाग में। जैसे कई लोग बोलते हैं, चर्चा होती है कि गुस्सा में लिया गया निर्णय गलत है। सच्चाई है, क्योंकि उस समय दिमाग काम ही, वही चीज है आपके पढ़ाई में परिवर्तन करिए। वो जो आपके दिमाग में ये बैठा आ गए हैं, चलिए बाकी बाद में। फिर हम ना भाई